नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल रे बोल। आज बात करेंगे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की या कहिए मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के बाद पूरे देश के हर भाजपा शासित राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ भी एक प्रेस वार्ता हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस प्रेस वार्ता में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की और भाजपा सरकार की, उस पर बात की। जो मुख्य बातें उन्होंने बोली, उन बातों पर हम जाएंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि बहुत कुछ किया है, लेकिन तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के आधार पर काम किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2014 के बाद से जो है, जब भाजपा की सरकार आई जो है और फिर यहाँ राज्य में सरकार बनी बाबा जी की जो है, तो क्या हुआ जो है कि एक समग्र भारत, विकसित भारत की एक नींव रखी गई और उसमें हर क्षेत्र को जो है चिन्हित किया गया। उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करके, और जैसे जैसे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हुई, संसाधनों की ज़रूरत हुई और नियुक्ति की ज़रूरत हुई, वैसे वैसे चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया गया। और आज हम 11 साल बीतने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं जो है कि हम देखते हैं कि भारतवासियों में एक नई उम्मीद जगी हुई है। अच्छा, एक बात और, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड उस वर्ग के बने जिसके लिए आप तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हो। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास उस वर्ग को ही मिले जिसके लिए आप तुष्टीकरण की बात करते हो। राशन, क्योंकि वो गरीब है तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री का राशन है वो सबसे ज़्यादा उन्हें मिल रहा। फिर ऐसा क्या आप अलग कर रहे हो और ऐसा क्या पिछले लोग गलत कर रहे थे जो आप तुष्टीकरण का आरोप लगाते? देखिए, पिछले सरकारों में क्या था जो है कि जो योजनाएं जो है उनके लिए लाई जाती थी और उन योजनाओं के माध्यम से जो लाभ उनको पहुंचाया जाना चाहिए था वो पहुंचता नहीं था, या पहुंचता था तो इतनी कम मात्रा में पहुंचता था जो है कि उनकी जो मूल समस्या है वो कभी उससे हट नहीं पाते थे जो है। और उसके कारण क्या होता था जो है, अपनी समस्याओं में उलझ के रह जाते थे और देश के विकास में उनका योगदान जिस तरीके से अपेक्षित है उस तरीके से नहीं हो पाता था। आज जो है जब उनको राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, तब जो है वो अपनी सारी ऊर्जा जो है आत्म उत्थान के लिए लगा रहे हैं और साथ साथ में देश के विकास में भी वो भागीदार बन रहे हैं। झोली फैलाने से कोई समृद्ध नहीं बनता। मुफ्त का राशन आप कितना उचित मानते हैं इस सरकार में? कोरोना काल में चलिए, हमने माना लोगों पर रोजी रोजगार, काम धंधा नहीं था, लेकिन अब तो हमें लगता है सड़कें भरी हुई हैं, हर आदमी के पास मौका है, जो काम करना चाहे काम करे। उसके बावजूद अगर मुफ्त राशन चल रहा है तो आप उसे कितना उचित मानते हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये भारत सरकार की एक योजना थी। मोदी जी सरकार में 11 साल जो आया तो उसमें संकट भी आए। संकट आए क्या, कोरोना काल हुआ या आपके घर का कोई बजट खराब हो जाता तो उसको सुधारने में 3-4 साल लगता है, ठीक। फिर भी मोदी जी ने राशन सबको बंद नहीं किया। और रही राशन, लोग जैसे कह रहे कि मुफ्त नहीं खाना चाहिए, तो मोदी जी तो सबको देंगे। अगर आपके पास कमा रहे पैसा तो आप मत लीजिए राशन, मना तो योगी जी और मोदी जी कह रहे। आपको लगता है इतने महान लोग होंगे कि छोड़ देंगे कि नहीं? हम छोड़, आप जैसे लोग सुन लीजिए, लेके सिर्फ क्या करेंगे, बेचेंगे, दारू पियेंगे और अपने नेता को भी देंगे। आप अपनी बात कहिए। नहीं, हम ये जो कह रहे हैं कि राशन जो है भाई सरकार की एक योजना है, तो वो पक्षपात नहीं कर रही है, मगर ऐसे लोगों को जो कमा सकते, जिनकी सुधार आ गई है, तो उनको सरकारी व्यवस्था छोड़ देनी चाहिए। तब हम जाने को देश के नागरिक हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। मगर अगर कोई नहीं जिसकी सुधार हुई है तो वो कम से कम सरकार काम कर रही है, आलोचना करिए, मगर ऐसा ना करिए, अंधे बन के ना करिए। मोदी जी ने 11 साल की सरकार में कितना अच्छा काम किया। 370 खत्म किया, मंदिर खत्म किया, बड़े बड़े मुद्दे किए। और आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर कोरोना काल ना था, कोरोना काल में लोगों को तनख्वाह दी, राशन दी, भूखे नहीं मरने, इलाज फ्री हुआ, तो उसमें भी तो पैसा लगा। तो अगर कोरोना काल ना आता तो भाई साहब, जैसे लोग चिल्ला रहे रोजगार, इतनी नौकरी हो जाती ना, जो लोग आज उठा रहे ना,
उनके मुंह पे ताला लग जाता है। ताला लग जाता। ठीक है, एक हम आपसे सवाल कर लेते हैं, फिर हम सबके पास लौट के आएंगे। देखिए, आलोचना और बुराई में अंतर होता है। मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई में भी मुझे समझ में आता, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम दिखता है, पूरे देश में दिखता है। सड़कें दिखती हैं, हाईवेज दिखते हैं, एक्सप्रेसवेज दिखते हैं। उसके अलावा अभी हम बात करें चिनाब नदी का वो जो रेलवे आर्च ब्रिज है, शायद अंग्रेज वहाँ के मुख्यमंत्री जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपने भाषण में, जब वो भाषण दे रहे थे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये INDI गठबंधन के घटक है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भी इस काम को नहीं कर पाए, वो करना चाहते थे जो आपने कर दिया है। अब एक कनेक्टिविटी बनी और जिस दिन से वो पुल खुला है, वो ट्रेन चली है, एक भी टिकट उसमें ऐसा नहीं है जो पहले से बुक ना एडवांस हो। वो जो श्रीनगर की कनेक्टिविटी बारामूला से बन के है। अब एक सवाल उठता है कि क्या कारण था कि पिछले कार्यकाल में 60 वर्ष 65 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार और अन्य सरकारें कभी इस कनेक्टिविटी को बनाने की बात नहीं सोची, या वो चाहता ही नहीं था कि कश्मीर भारत के बाकी हिस्से से जुड़े। देखिए, आपका कहना बहुत सही था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाऊं कि ये जो मैंने एक पर्टिकुलर आपसे सवाल किया, आप केवल उससे बताइए हम कि आज जब श्रीनगर राज्य, जब कश्मीर सीधे जुड़ गया है संपूर्ण भारत से, शेष भारत से, तो ये चीज़ पहले भी तो हो सकती थी। जब हम चिल्लाते थे कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो खाली चिल्लाने से था, कनेक्टिविटी हमारी थी नहीं उनके साथ में। और ये काम अगर मोदी ने किया 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके, वर्ल्ड के 3 बड़े कंट्री फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की टेक्नोलॉजी के समावेश के साथ, आज अगर वो ब्रिज बन सकता, क्या पहले नहीं बन सकता था? पहले भी बन सकता था और टेक्नोलॉजी के आधार पे होता है। मेन चक्कर क्या है ना कि नेता जो डिज़ायर नेताओं के अंदर होना चाहिए कि कितना ज़्यादा हम काम करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये मिसाल है, ये कोई कश्मीर का नहीं। देखिए, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके साथ साथ हम घाटी पे भी रूल करने वाले हैं। जितने भी ये पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, जैसे कि बलूचिस्तान तो छोड़ दीजिए, इधर का जितना लाहौल वाला इलाका पड़ता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, नीयत होनी चाहिए विकास करने की। अभी किसी ने बोला कि शिक्षा की कमी है, भैया कोई किसी को रोक सका है कि जो रोके? सरकार के जितनी इनिशिएटिव पहले चलते थे अब उससे अच्छे चलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना करप्शन सिस्टम का हिस्सा है, तो उसके चलते नेताओं को कहीं मुंह की सवेरे से हम बहुत सारे लोगों से सुने हैं, बात भी करते हैं लोग कि 11 सालों में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब हम आपसे पूछ रहे थे 11 सालों में क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, या आगे कर देना चाहिए? देखिए, ये तो फ्यूचरिस्टिक बातें आप कर रहे हो कि क्या नहीं होना चाहिए था। भाई, जो नहीं हुआ जो होना चाहिए था और आगे किया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो मासिव प्रोडक्शन और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए देश के अंदर, जो कि हमारे रोजगार के सारे रास्ते खुलेंगे। चौथा, पहला चीज़ ये कि किसानों को प्रायोरिटी। अब इंडिया के अंदर ये हालत हो गई है कि अगर किसानों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तो आप ये समझिए कि जो वॉलेट सिस्टम है, जो कैश सिस्टम है, फ्लो सिस्टम है, इकॉनमी GDP सिस्टम है, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि अब सरकार के ऊपर एक राशन वाला जो ये बर्डन है, ये कहीं न कहीं से किसान ही। आपसे अंतिम सवाल जो हम आपसे पूछते हैं, फिर हम सबके पास जाएंगे, तब आपके पास आएंगे। रोजगार, एक शब्द आपने अभी नाम लिया। रोजगार का मतलब क्या है? लोगों को काम मिले ताकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके अपने आप को समृद्ध बना सकें, या सरकारी नौकरी? नहीं, मेरा तात्पर्य सरकारी नौकरी से नहीं है। क्योंकि देखो, अब देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो आप गूगल में जितना कमाई कर सकते हैं उतना सरकारी नौकरी। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश का युवा सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, वो अपना करियर ना बर्बाद करे, ठीक है। और जितने भी LGBTQ हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने करियर को ना बर्बाद करें और देश। ठीक बात है। आपसे हम एक सवाल पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल, आप समझ जाओगे। रिपोर्ट है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन रिपोर्ट है कि नोएडा में 3 कंपनियां थीं जो कि डिजिटल मोबाइल प्रोडक्शन में लगी हुई थी। एक समय था, फिर 2014 में सरकार आई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, और आज लगभग जो हमारे पास रिपोर्ट है 300 के आसपास ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे, मोबाइल जैसी चीज़ों पर काम करती हैं। सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने। सेमीकंडक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पूरे वर्ल्ड में
न जाने कितनी चीज़ों में ज़रूरत होती है। वो छोटी सी चिप या छोटा सा वो कंडक्टर न जाने कितनी चीज़ों में बनता है, मिसाइल से लेकर के और मोबाइल तक सब जगह इसका यूज है। और उसके जो उत्पादक विश्व के बड़े देश हैं, वो आज समृद्धतम देश भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन जारी किया है। और अब उस मिशन के तहत जो प्लानिंग है, 2026 तक 80 अरब डॉलर का टर्नओवर होगा और 2030 तक 110 अरब डॉलर का टर्नओवर होगा। अब सवाल इस बात का है कि आज की डेट में भी सरकारी नौकरी की केवल ख्वाहिश रखने वाले उचित हैं? बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी मैडम कह रही थी कि जो है सरकारी नौकरी, भाई कोई भी सरकार हो इम्प्लीमेंट सरकारी नौकरी को जो है हर पब्लिक के लिए इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अभी आपने पहला क्वेश्चन किया था कि भाई सरकार को ऐसा क्या काम और करना चाहिए जिस मतलब कि जो अभी 11 साल में काम किया और अब क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सरकार को दो चीज़ों पे, पहला तो जनसंख्या नियंत्रण पे कंट्रोल करे और दूसरा वन नेशन वन कानून बनाए जो कि इम्प्लीमेंट करे। और सरकार ने ऐसा नहीं, 11 साल में उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज दिखाई पड़ रहा है। आज बताइए, लोग कहते थे कि जब जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन अभिन्न अंग केवल बोलने से अभिन्न अंग हो गया है। अगर देखिए, सरकार बहुत भी रही और हमारे जो गांधी परिवार भी रहा है जो प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति केवल मोदी जी की है ना। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए आज 370 हटा दिया। लोग कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी, पब्लिक ये हो जाएगी, पब्लिक वो हो जाएगी। देखिए अब 370 हटाया तो फौज जब जाने लगी किसी को पता भी नहीं चला और 370 हट गया, कहीं कुछ हुआ। और देखिए दूसरी बात, कश्मीर में आज डेवलपमेंट की जो बात है, कश्मीर में देखिए चिनाब नदी पे इन्होंने पुल बनाया। आज तक सरकारों ने क्यों नहीं बनाया भाई? क्यों उसको जो है बैकआउट किए रही हो जो है? लेकिन कोई चाहता ही नहीं था कि कश्मीर का मुद्दा सुलझे। ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई। दो बातें आपने बोली जो हमने नोटिफाई की। एक आपने बोला जनसंख्या नियंत्रण पर काम होना चाहिए और दूसरा आपने बोला जनसंख्या नियंत्रण के अलावा जो आपने बोला कि वन नेशन और वन लॉ, एक कानून, एक देश का एक कानून। तो चलिए हम आपसे सिंपल पूछ लीजिए, हम नहीं कहते कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन दें, जिम्मेदारी बनती है उनकी जो जिम्मेदार हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कैसे काम, आपकी नज़र में क्या सुझाव? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण मतलब कि ये नहीं है कि जनसंख्या आप ऊपर सरकार ने बोल दिया कि ऐसा है कि आप 2 बच्चे ही पैदा करें, या मतलब कि एक बात पॉलिसी उन्होंने बना दी। एक कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उस पॉलिसी को कम से कम ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो पॉलिसी लागू हो धरातल पे। ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो 2 बच्चे ज़्यादा पैदा करें तो उनको या तो सरकारी जो अनुदान मिलता है, सरकारी नौकरी मिलता है, मतलब या वो करना पड़ेगा तभी ये होगा। बात करने से भैया कुछ नहीं होगा। आपको ये करना पड़ेगा, जो ज़्यादा बच्चा पैदा करें उनकी जो है सरकारी गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं मिल रही उनको बंद किया जाए। जब ये सब चीज़ें आएंगी तो लोग, जाहिर बात ऐसा नहीं है, जनसंख्या तो बहुत लागू है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अभी ऐसा है। आपकी बात को हम लेते हैं और बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। जुबैर भाई, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं। चलो आपसे पूछ लेते हैं, आपकी नज़र में जनसंख्या नियंत्रण और एक देश एक कानून, ये दो बातें उन्होंने कही, आपकी नज़र में कितने महत्वपूर्ण है दोनों मामले? देखिए, दोनों कानून महत्वपूर्ण हैं जो है, क्योंकि देखो क्या है कि देश की एक अपनी क्षमता है। उस क्षमता में जो है वो अपने देशवासियों की समस्याओं का भी समाधान कर सकता है और उसके लिए जो है योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर सकता है। लेकिन जब कोई चीज़ अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है तो ना हम जो है उस अपेक्षा के अनुसार जो है खरे उतर पाते हैं और ना उनकी समस्याओं का सही से समाधान कर पाते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण तो निश्चित रूप से जो है ये होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण केवल कानूनी प्रक्रिया से ही ना हो, जनता स्वयं जागरूक हो और ये इस चीज़ पे विचार करे कि अगर हम जो है जनसंख्या को एक नियंत्रित उसमें ले चलेंगे जो है तो हम अपने समस्याओं का समाधान करके और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या अनियंत्रित तरीके से बढ़ेगी तो एक कैंसर का रूप ले लेगी जिसका कोई निदान नहीं है। तो इस अच्छा देश जो है के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्या को जो है एक दिन में दूर नहीं किया जाता। यहाँ रोजगार की समस्या है, यहाँ पे जो है आपके जो है भ्रष्टाचार की समस्या है, आपके क्या क्या अशिक्षा की जो समस्या है, ये लंबे समय से जो चली आ रही हैं, इनको आप जो है सतत प्रयत्नशील होकर के इनका निदान करिए। जो उनके लूप होल्स हैं उनको दूर करिए और इनको जो है आप जल्दी से जल्दी समाप्त। आपने बहुत बढ़िया बोला, सतत
सतत सबका मतलब सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल प्लान वही बनाएगा जो टिकेगा। जब सरकारें हर 5 साल में बदल जाएंगी तो सस्टेनेबल प्लान कैसे बनेगा? जो टिके हैं उन्होंने ही कुछ ऐसा किया जो सस्टेनेबल हुआ। अगर मोदी सरकार की कोई योजना ऐसी है जो 11 साल से चल रही है तो तभी तो चल रही जब 11 साल से वो हैं। अब हमें पूछते हैं क्या सस्टेनेबल प्लान डेवलपमेंट के हों उसके लिए सरकारों का स्थिर होना जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, अभी आपने देखा कि 12-15 सालों में जो है देश का मिजाज एकदम पूरी तरीके से बदला हुआ है। वो जो भी सरकार चुनती है जो है वो एक स्थिर अस्थाई सरकार चुनती है जो है, जिससे वो अपने उसकी जवाबदेही तय कर सके जो है। जो हमारी समस्याएं हैं जो वो उनको हम उनके सामने रखते हैं और उनका समाधान चाहते हैं। अगर वो समाधान देने में सक्षम हैं, क्योंकि वो आरोप ये नहीं लगा सकते हैं कि हम 3 लोगों को 4 लोगों को जोड़ करके सरकार बनाए हैं, लंगड़ी सरकार है। आप पूर्ण बहुमत की सरकार में आए हैं, आपकी पूरी जवाबदेही है और आपको जो जनता ने दायित्व बात है। अब आपसे पूछ लेते हैं, 1 अरब 40 करोड़ हम ऑलरेडी हैं, उसमें भी जनसंख्या में सबसे तेज़ी से वृद्धि जिस वर्ग में हो रही है, जाकर के प्रधानमंत्री बाहर जरूर कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति होने के नाते हम वर्ल्ड लीडर हो सकते हैं, लेकिन सबसे तेज जनसंख्या जिस वर्ग की बढ़ रही है वो तो मोटरसाइकिल के मिस्त्री पैदा कर रहे हैं, वो तो पंचर बनाने पैदा कर रहे हैं। जब तक एजुकेशन ही नहीं होगी, युवा शक्ति होने के बावजूद हम वर्ल्ड लीडर कैसे बनेंगे? देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके जो जिस तरह से उनका सोच है, जो उनकी थिंकिंग है, वो तो खुद ही शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब उसी तरह से सारे गलत हैं, सारे युवा और सारे लोग उनकी सोच को ऐसे ही अपनाएं, फॉलो करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने विवाह तो संत हैं, उनके इस विवाह वाले विषय बात नहीं होती। संत अगर आप बन गए, आप ही अगर अभी साधु का वेश धारण कर लो तो हम लोग फिर आपसे नहीं पूछेंगे भाई आप गृहस्थी क्यों नहीं बसाए, तो उस विषय को आप छोड़ दीजिए। और नरेंद्र मोदी भी तो शादी करके, अरे भाई शादी पर बात कर रहे हो, ठीक है गुप्ता जी, जो शादी करके बेचारे नहीं छोड़े उनका हाल देखो, देख लो मुस्कान रस्तोगी को, देख लो सोनम जो है रघुवंशी को। तो शादी इतना मीठा लड्डू भी नहीं है आजकल देखने में जो आ रहा है कि इसको जरूर ही खाया जाए। हम आपसे युवाओं पर बात करते हैं। पूरी दुनिया की सबसे युवा शक्ति हमारे भारत सरकार की जो युवा है, उनके देन से वो पैदा किए हैं जो भारत देश की युवा हैं। उन्होंने तो खुद ही मुंह मोड़ लिया। मेरे कहने का मतलब ये है, भारत के प्रधानमंत्री वो खुद किसी महिला का सम्मान नहीं कर पाए, किसी महिला को रख नहीं पाए। अब वो खुद ही जो हमारे लोग उन दोनों ने अपना जीवन, देखिए उन दोनों ने अपना जीवन कंप्लीट किया। वो जो उनकी पत्नी थी कभी जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, उन्होंने भी टीचर के रूप में अपनी पूरी जीवन बच्चों को शिक्षा देने में बिताई और अपना सम्मान सहित जीवन उन्होंने भी जिया। और नरेंद्र मोदी जिस संगठन में जुड़े उसके लिए जीवन भर उन्होंने काम किया और शीर्ष पर पहुंचे। तो हम उनके विषय को कंप्लीट मान लेते हैं। जिस उम्र में हम हैं, हम क्या अब उसकी समीक्षा करें, समय हो गया उसको। आज बातें कर लेते हैं कि वर्ल्ड लीडर बनने के लिए इंडिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है युवा शक्ति, यूथ लीडर, उसमें एक वर्ग ऐसा है जिसके यहाँ यूथ तो बन रहे हैं लेकिन वो यूथ एजुकेशन न पाने के कारण छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उसका क्या निदान? देखिए, हमारे भारत सरकार जो है यो युवा के पीछे उत्तर प्रदेश की, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, आप देख लीजिए कि कितना उन्होंने वैकेंसी निकाला है। प्लस 2022 की वैकेंसी उन्होंने टीजीटी पीजीटी के फॉर्म उन्होंने वैकेंसी निकलवाए। वो 22, 23, 24, 25 4 साल हो गए उसका परीक्षा कराए हैं। आप हम मीडिया के थ्रू, आप मीडिया हैं, हम आपके थ्रू जानना चाहते हैं, आपको हर जगह पता होगा कि उनसे कितना हमारे एजुकेशन सिस्टम को गड़बड़ करते हुए। देखिए फिर मामला सवाल एक बार वहीं आ गया है। नहीं, बहुत सिंपल, फिर एक बार सवाल वहीं आ गया। हम जो पूछेंगे बहुत सिंपल बात है, हम राजनीति पर बातें नहीं करते, हम हमेशा जन समस्याओं पर, जन सरोकार पर बात करते हैं। और जन सरोकार ये कहता है कि यूथ को अपने जीवन को इस्टेब्लिश करने के लिए आधार चाहिए, रास्ता चाहिए, लेकिन क्या वो रास्ता सरकारी नौकरी है या अन्य रास्ते भी अपनाने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। केवल सरकारी नौकरी ही एक ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए लोगों में कि उसी के लिए आप डिपेंड रहें। बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन हो जा रहे हैं, बहुत सारे जो कंपनियां हैं, बहुत सारे उसमें हैं, आप उसमें जॉब करें। अगर आप अच्छी एजुकेशन किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल सरकारी नौकरी ही पर्याप्त होनी चाहिए। और मीडियम है, जैसे आप लोग हैं, जैसे आप भी जो है न्यूज़, हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे पास कोई सरकारी नौकरी है, मैं भी एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मैंने अपना एक फर्म डाला है, मैं दिन भर दौड़ता हूँ, शाम को यहाँ की बात करता हूँ। तो क्या मुझे सरकारी नौकरी है? मेरे परिवार बच्चे चल रहे हैं। मेरा बेटा MBA, अरे वो CS से जो है वहाँ BTech कर रहा है चंडीगढ़ से।
तो मैं भी तो करवा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं बस सरकारी एक मैं अजीब सी रिपोर्ट आपको दूंगा। खबर फास्ट पे हम बात सब कर लेते हैं। हमारे अपने समाज की बात है। मैं क्षत्रिय के परिवार में जन्म हुआ मेरा। हमारे अपने समाज में आजकल एक फैशन बन गया है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, लेकिन वो सरकारी फार्म नहीं डालते हैं। आजकल उन्होंने सरकारी फार्म डालने के बजाय ठाकुरों के लड़के, क्षत्रियों के लड़के ठेकेदारी की फर्म रजिस्टर करा लेते हैं, अपना कोई व्यापार सोच लेते हैं, या ट्रैक्टर वैक्टर लेके अपनी खेती बाड़ी करने पर लग जाते हैं। बड़ा तब भी कर रहे हैं वो। इस विधानसभा में भी बात करें तो आप देख लीजिए, हमारी संख्या कम नहीं हुई है और सड़कों पे भी बड़ी गाड़ियों पे मिल जाएंगे हमारे बच्चे। तो ऐसा नहीं है, नौकरी ही एक आधार है, नौकरी ही एक रास्ता। कोई ऐसा नहीं, नौकरी एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन नौकरी न करने के पीछे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि आरक्षण। मैं उसका बहुत कठोर विरोध करता हूँ, क्योंकि आरक्षण अगर न हो तो कम से कम जो हमारे जनरल कैटेगरी के वो भी एग्जाम दे। हमने ये बात नहीं की, लेकिन बात आप वही कर रहे हैं जो शायद हम कहना चाहते हैं। जी, क्योंकि अगर आप जातवाद के नाम पे आरक्षण देंगे तो वो जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगा। या तो आप एक काम करिए, जनरल कैटेगरी को आप डिसक्वालीफाइड कर दिए, उनको एग्जाम मत दिलाइए। अगर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जनरल कैटेगरी से तो आप ऐसा करिए। हाँ, तो उस बारे में सोचा ही नहीं हो। वो सोचे नहीं, अपना वो प्राइवेट जॉब करें, प्राइवेट आप देख लीजिए, लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। ये विषय बड़ा, इस पर कभी अलग बात कर लेंगे। आज का विषय मैं कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति एजुकेशन ग्रहण कर, तब तक शिक्षा व्यवस्था है वो खत्म कर दें। जो अनपढ़ गंवार भी साइकिल बना रहे हैं, वो भी फूल की चाट बेच। देखिए, एक बात आपसे कहेंगे, आपसे पूछे, आपकी बात किया है, जो पीएचडी किया है वो तो चाहेगा ही ना कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए। तो जो हमारे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अपना चेष्टा, अपना जिज्ञासा प्रकट। आपकी बात पर राय ले लेते हैं। आइए, आप आगे आ जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये एजुकेशन केवल इसलिए ली जानी चाहिए कि नौकरी करनी है, या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करना हो एजुकेशन तो मस्ट है। यदि आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, आप चीज़ें समझते ही नहीं होंगे, आप चीज़ें जान ही नहीं पाएंगे, तो आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है एजुकेशन इज मस्ट फॉर लाइफ, नॉट फॉर ओनली गवर्नमेंट सर्विस। देखिए, अगर कोई पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी पानी है, तो उनका मकसद दूसरा है। उस ना सरकारी लायक भी रह जाएंगे और ना कहीं कमाने खाने लायक रह जाएंगे। जिनका पर्पस सिर्फ सरकारी नौकरी पाना है, आप उनकी स्थिति देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगार वही हैं। जो पढ़ाई कर रहा है कि हमें अपने लाइफ को कैसे सेटल करना है और अपने लिए कैसे अपनी जीविका को बनाना है, अपने परिवार को सेटल करना है, अपने देश की इकोनॉमी में अपना हाथ बढ़ाना है, वो बेरोजगार नहीं है। वो रोजगार कहीं ना कहीं किसी न रूप में सेटल है। सिर्फ सरकारी नौकरी वाले, क्योंकि उनकी 30 साल 32 साल एक ही चीज़ में उम्र बीत जाती है, हिस्ट्री पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते। और आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि आप अगर AI से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके अंदर नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं आते हैं, तो आप ऐसे मीडिया में आके चिल्लाते रहिए कि हम बेरोजगार हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही, उनका कोई भला नहीं हो सकता है। अच्छा, देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ और मेरी लाइफ लगभग जो वर्किंग लाइफ है वो कंप्लीशन की ओर है। मैंने 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, मैंने MA किया, MCOM किया और MSW किया। और मैंने कभी अपने पूरे जीवन में सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि जब मैं पढ़ाई लिखाई पूरी करके काम करने लायक हुआ तो पत्रकारिता मेरे जीवन में आ गई। और राजधानी है उत्तर प्रदेश की, मैंने तहसील स्टिंगर के रूप में करियर शुरू किया था। मोमडी एक तहसील है जहाँ मैं संवाद सूत्र था। उसके बाद मैं जिले का रिपोर्टर बना और फिर मुख्यालय पर मुझे काम करने का मौका मिला। और मुझे लगता है अपने पूरे जीवन को हमने ये जो काम हमारा है पत्रकारिता, इसको आधार बना के जी लिया। अब सवाल इस बात का है कि यदि केवल और केवल सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कुछ लोग, तो उन्हें कैसे समझाया जाए कि बहुत सारे विकल्प जीवन में लेकर चले। जैसे आपने कहा कि आप मीडिया क्षेत्र में हैं, आपने तहसील स्तर से शुरू किया, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी थी ना। आपने MA सब कर रहे हैं, जितने सरकारी तैयारी करने वाले MA किए, B.Ed किए, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी थी, वो पत्रकारिता की, जो बोलने की शैली होती है। आप अपना जीवन चला ले रहे हैं, लेकिन जिन्होंने माध्यम ही बना लिया है कि हमें सरकारी नौकरी पाना, उसके अलावा हमारे बस में कुछ है ही नहीं, तो आप उनकी स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। सबसे पहली चीज़, अगर आप सिस्टम में भी बदलाव होना चाहिए। पहले लोग BA और MA यही एक डायरेक्ट सीधा होता था, यही कर लो आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि अगर आप इसमें क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो क्लर्क के फॉर्म के लिए आपको SSC होना चाहिए। आप सचिवालय की भर्ती कर रहे हैं तो आपके पास O लेवल होना चाहिए, ADCA का कोर्स होना, यानी कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया। पीछे हालांकि वो रह जा रहे हैं जो इन सब चीज़ों से पीछे हैं। जैसे पहले स्टेनोग्राफी की भर्ती होती थी, शॉर्ट हैंड आता है, आपका काम हो जाता था, लेकिन आज स्टेनो बनना है आपको तो आपको O लेवल आना चाहिए। O लेवल यानी O लेवल कितना बड़ा चीज़ होता है। एजुकेशन बदल रही है, चीज़ें बदल रही। ठीक, हम बात कर लेते हैं। मैं एक बैंक में गया, वहाँ पर एक सीनियर बाबूजी
खिड़की पर बैठे थे, तो मुझे अपने कुछ विड्रॉल करना था, कुछ काम करना था, तो मैंने देखा कि वो एक उंगली से कंप्यूटर चला रहे थे, एक उंगली से कंप्यूटर चला रहे थे। तो मैंने उनसे कहा एक उंगली लगा रहे हैं, दूसरी लगा लीजिए। तो उन्होंने कहा अब 1 साल रिटायरमेंट रखे, आप क्या लगा लें। क्या अच्छा, ये एक बड़ी समस्या है कि जैसे जो लोग पुराने ऑफिस में पुराने समय से लंबे समय से आए जो है, उनके समय में कुछ चीज़ें जैसे तकनीक के रूप में कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें उतना नहीं थी जो है, कम थी जो है। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं थी, तो कम से कम सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। 11 साल मोदी सरकार की, मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ बताया। व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कहेंगे कि 11 साल की उपलब्धियां आपकी नज़र में कैसी? देखिए, 11 साल की उपलब्धि जो है अच्छा है। उन्होंने सारे विषय को और सारे क्षेत्रों को टच किया है और उसमें काम भी किया है। लेकिन चूंकि भारत को अगर विकसित बनना है 2047 तक, तो कार्य में और गति लानी पड़ेगी, और गति लानी पड़ेगी। और देश के जो युवा हैं, ये इनको भाषा और तकनीक दोनों से जोड़ना पड़ेगा, और शिक्षा और संस्कार ये इससे भी जोड़ना पड़ेगा। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, साक्षरता से काम नहीं चलेगा। जब शिक्षा और संस्कार से जुड़ती है तब ज्ञान होता है, और जब ज्ञान आता है तब आदमी अपना ही विकास नहीं, वो पूरे विश्व के विकास में। बहुत बढ़िया, सुन लिया आपने और समझ भी लिया होगा। नहीं समझा तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। इन्होंने जो बातें कही या उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने बातें कही, सबकी बातें आपके सामने हैं। हमने एक एनालिटिकल प्रोग्राम आज का रखा था और आपके सामने हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इनको कुछ और भी कहना है, हम अगले दिन कहलवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन पूछते तो हम रहेंगे जनता से कि सही किया और गलत किया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। नमस्कार।